दरियाए नील के किनारे आबाद मिस्री तहजीब अपने बादशाहों और उनकी छोड़ी गई बड़ी यादगारों की वजह से मशहूर रही है। मिनीज से लेकर क्लोपेट्रा हफ्तम तक 3000 साल तक हुकूमत करने वाले अंदाजे के मुताबिक 170 फ़िरौन गुजरे हैं, जिनके 34 अलग ख़ानदान और अदवार रहे। क्लियोपेट्रा 7 के बाद मिस्र रूम के कब्ज़े में चला गया और फ़िराइन का सिलसिला सन 30 कब्ल मसीह को इख्तिताम पजीर हुआ। फ़िराइन में सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला नाम रामसेस II का है। ये कौन थे? रामसेस ने मिस्र में 67 बरस हुकूमत की, 90 साल से ज़्यादा उम्र पाई। मौत की वजह गंठिया और शरियानों का सख्त हो जाना बना। उनका दौर कदीम मिस्र का सुनहरा दौर था। उनके 100 के करीब बच्चे हुए। दरियाए नील के सैलाबों की वजह से बेहतरीन फसल देखी थी। निचला बैठना या फिर इनकसारी उनकी खासियत नहीं थी। सन 1279 कब्ल मसीह में इक़्तिदार संभाला और इक़्तिदार संभालते ही शुमाल और जनूब में अस्करी मुहिम्मात शुरू कर दी। यादगारों से सल्तनत को भर दिया। इस कदर कामयाब हुक्मरान रहे कि उनके बाद आने वाले फ़िराइन में से 9 ने अपना नाम उनके नाम पर अख्तियार किया। 1000 साल से ज़्यादा अरसे बाद जब क्लियोपेट्रा हुक्मरान थीं, तब भी उनका नाम मिस्र में सबको याद था और एहतराम से लिया जाता था। खुदनुमाई और बिला झिझक अपनी प्रमोशन उनके दौर की यादगार है, जिसकी वजह से आज भी उनको हर जगह जाना जाता है। पैसा और वक्त बचाने के लिए अपने से पिछले फ़िराइन की यादगारों पर भी अपना नाम लिखवा दिया। इसके अलावा बहुत कुछ नया बनवाया भी, जिसमें वादी नील में पहाड़ी जगह पर अबू सिम्बल नाम की इबादतगाह भी है, जिसमें पहाड़ों के पत्थर में अपना बड़ा मुजस्मा बनवाया। मिस्र के शुमाल में बुहिरा रूम में अपने पड़ोसियों के करीब एक नया दारुल हुकूमत बसाया, जिसका नाम अपनी मुनकसर मिजाज तबीयत के मुताबिक पी रामसेस आनाख्तू यानी अजीम फातेह रामसेस II का घर रखा गया। उनकी एक बड़ी शानदार यादगार जदीद अल-अक्सर के करीब है। ये उनके दफन होने की जगह नहीं, बल्कि उनके नाम पर बनाई जाने वाली इबादतगाह है, ताकि एक देवता के तौर पर उनका नाम हमेशा याद रखा जाए। ये रामसियम कहलाता है। क्रिकेट के 4 स्टेडियम जितना बड़ा, जिसमें एक मंदिर, एक महल और दूसरी कई इमारतें। इसमें 2 सहन थे, जहां पर दाखिली दरवाज़ों में से इनके 7 टन और 8 से 9 फुट ऊंचे मुजस्मे नस्ब थे। यहाँ पर दाखिले के बाद कोई रामसेस की शान और शौकत से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकता था। इनको तराशने की एक और वजह अगले वक्तों में अपने होने का एहसास दिलाना भी था। ये उन मकासद को बाखूबी पूरा भी करते हैं। एंटोनी गॉर्मले, जो एक मुजस्मा साज हैं, उनके मुताबिक अगर आप इसको टेक्निकल इस्तिलाहात में नहीं भी जानते तो भी इसको देखना किस कदर हैरान कुन है। कितने ही लोगों ने कितनी ही मेहनत से एक मुजस्मा मिलकर बनाया होगा। इसकी तराश खराश की महारत आसान नहीं है। ये ग्रेनाइट से बने हैं और इनको रेत की रगड़ से तराशा गया। ग्रेनाइट से ज़्यादा सख्त पत्थर मुश्किल से ही मिलते हैं। वक्त, मेहनत, अफरादी कुव्वत, ये इकट्ठा होकर क्या कुछ कर देते हैं। एंटोनी गॉर्मले का ये नुक्ता बहुत अहम है कि एक मुस्कुराता मुजस्मा किसी एक आर्टिस्ट का कमाल नहीं, ये एक पूरी सोसाइटी ने मिलकर बनाया है। इजाफी फसल पैदा करने वाले किसानों से लेकर सरहदें महफूज करने वाले फौजियों, इस पर मेहनत करने वाले मेहनत कश और फनकार, और इस सब को यकजा करने वाले ब्यूरोक्रेट, ये सब इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा और पेचीदा प्रोजेक्ट है, आर्ट से ज़्यादा किसी मोटरवे के मंसूबे जैसा। साथ लगी तस्वीर में लगे मुजस्मे में आसमान से पत्थर काटा गया। ये इस तरह काटा गया कि एक बुलाक की सूरत में हो। पूरा पत्थर 20 टन वजनी होगा। इसको फिर इब्तदाई सूरत दी गई होगी, लकड़ी के स्लैड पर लादा गया होगा, मजदूरों की बड़ी टीम ने इसको खींचा होगा। लकड़ियों से बने बेड़े पर इसको दरियाए नील के ज़रिए अल-अक्सर तक मुंतकिल किया गया होगा, फिर दरिया से निकाला गया, रामसियम तक अफरादी कुव्वत के ज़रिए लाया गया। इसको करने के लिए मजदूरों को तरबियत दी गई। इस सब को फिर कोऑर्डिनेट किया गया होगा। अगर काम करने वाले ग़ुलाम भी थे, यानी कि उनको तनख्वाह नहीं देना थी, फिर भी उनको खाना पिलाना और रिहाइश तो देनी ही पड़ती होगी। इस सब के लिए पढ़ी लिखी, रियाजी जानने वाली, मैनेजमेंट को समझने वाली ब्यूरोक्रेसी की मशीन चाहिए थी। यही ब्यूरोक्रेसी की मशीन थी जिसने मिस्र को आलमी तिजारत और अफवाज को मुनज़्ज़म करने में मदद दी। रामसेस प्रोपेगेंडा के भी मास्टर थे।
جہاں کامیاب نہیں بھی ہوئے وہاں پر بھی کہانی بنا کر کام چلا لیا۔ عسکری محاذ پر ہمیشہ کامیاب نہیں رہے، لیکن آفیشیل نتائج ہمیشہ ایک ہی رہے، یعنی رامسیس کے لیے عظیم فتح۔ مصریات کی ماہر کیرن ایکسل کا کہنا ہے کہ ان کو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے علم تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے کامیاب نظر آنا کتنا اہم ہے۔ لوگوں کو ایک مضبوط بادشاہ نظر آنا چاہیے، اور وہ ہر جگہ پر نظر بھی آتے تھے۔ قادیش میں وہ جنگ نہیں جیتے، ہٹائٹ کے خلاف بھی جنگ کو برابری کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے، لیکن آتے ساتھ ہی انہوں نے 7 مندروں میں اپنی غیر معمولی کامیابی کی کہانی لکھوائی، اور یہ کہ انہوں نے اکیلے ہی کیسے ان سب کو شکست سے دوچار کیا۔ یہ سب پروپیگنڈا تھا، لیکن وہ اس کا استعمال کرنا اچھی طرح سمجھتے تھے۔ رامسیس نے نہ صرف اپنی رعایا کو اپنے عظیم ہونے کا یقین دلایا، بلکہ آنے والی دنیا کو بھی۔ مصر کی تاریخ کے بارے میں ان کی بنائی گئی کہانیاں اس قدر حاوی رہی ہیں کہ مصر کے دور کو ان کے دور کے حوالے سے جانا جاتا رہے گا۔ ان کا مجسمہ اکھاڑنے کی کوشش میں سن 1799 میں ٹوٹ گیا۔ سن 1816 میں اس کو آثار قدیمہ کے ڈیلر بیلزونی نے اٹھا کر دریائے نیل کے ذریعے ٹرانسپورٹ کروایا، قاہرہ سے سکندریہ اور پھر لندن بھجوا دیا گیا۔ جب یہ لندن پہنچا تو اس کو دیکھ کر یورپ میں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ عظیم قدیم تہذیب صرف یونان میں ہی نہیں رہی۔ رامسیس نے اپنا دور طاقت کی داستان سے بنایا تھا۔ طاقت سے مصر کی ریاست کی بالادستی قائم کی تھی، تجارتی نیٹ ورک اور ٹیکس کے نظام بنائے تھے، ان سے حاصل ہونے والی آمدنی کو عظیم یادگاریں بنانے میں خرچ کیا تھا تاکہ ایسی وراثت چھوڑ کر جائیں جس کو کوئی بھلا نہ پائے اور وہ ہمیشہ کی عظمت پا لیں۔ پی بی شیلے ایک عظیم شاعر ہیں۔ انہوں نے اس مجسمے کا برطانیہ پہنچنے کا سنا، اس سے متاثر ہوئے، لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ مصر کے ساتھ رامسیس کے بعد کیا ہوا ہوگا۔ یہاں کی بادشاہی کا تاج لیبیا اور پھر نوبیوں کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد فارس اور مقدونیہ میں رامسیس کے اپنے مجسمے یورپی اٹھا کر لے گئے، کچھ نپولین فرانس میں لے گئے۔ رامسیس کا اصل نام اوزیمینڈیس تھا۔ شیلے نے رامسیس کو دیکھ کر جو نظم لکھی وہ ان کی شان و شوکت پر نہیں بلکہ اس سے بالکل برعکس ہے، اور وہ اس سب کی بے ثباتی پر ہے۔ اس نظم میں رامسیس کا مجسمہ حاصل کردہ عظمت کی دوڑ کے بیکار ہونے کی علامت پر ہے۔ شیلے اپنی نظم اوزیمینڈیس میں کہتا ہے: My name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, you mighty, and despair. Nothing besides remains around the decay of the colossal wreck, boundless and bare. The lone and the level sands stretch far away. میرا نام اوزیمینڈیس ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ میرے کام دیکھو، رنجیدہ اور مایوس ہو، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہر شے مرجھا جائے گی، ایک عظیم کھنڈر بن جائے گی، برہنہ اور کھوکھلا، تنہائی اور ریت جو ہر طرف بکھرے ہوئے ہوں گے۔ جبکہ اس پہ مرزا غالب کہتے ہیں: دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوشے نصیحت نیوش ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ایک اور ویڈیو سقراط کی آخری تقریر بھی آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔